आज हम लोग AKTU के सब्जेक्ट कोड BCS 053 कंप्यूटर ग्राफिक्स का थर्ड यूनिट जिसका नाम 3 डायमेंशनल है उसका वन शॉट कवर करेंगे। तो हमारे यूनिट का नाम है 3 डायमेंशनल। तो हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3D ग्राफिक्स होती क्या है। ठीक है, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2D के बारे में पढ़े थे सेकेंड चैप्टर तक, लेकिन रियल वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लेंथ होती है, हाइट होती है और डेप्थ होती है। और किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग 3D प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये XY प्लेन हो गया और ये हमारा Z प्लेन हो गया। तो यानी कि ये हो गया आपका Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस और ये हो गया Z एक्सिस, यानी X, Y और Z, ये 3 एक्सिस होती है रियल वर्ल्ड में 3D ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं 3D ऑब्जेक्ट की? अ स्क्वायर ड्रॉन ऑन पेपर इज 2D, यानी कि अगर किसी स्क्वायर को हमने पेपर पे ड्रॉ किया है तो वो 2D है। लेकिन जो क्यूब, अगर किसी क्यूब को, मान लीजिए इसी स्क्वायर का हम क्यूब बना देते हैं, हम क्यूब ड्रॉ करते हैं इसी पेपर पे, तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। जिस किसी को भी हम लोग 3 एक्सिस को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, जिसमें X लेंथ होता है, Y हाइट होता है और Z डेप्थ होता है, तो उसको हम लोग 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स वी रिप्रेजेंट 3D ऑब्जेक्ट्स के तौर पे हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्डिंग्स को, मशीन्स को, कैरेक्टर्स को, कार को, गेम्स इन्वायरमेंट को, यानी कि आपके गेम में जो इन्वायरमेंट होता है, बैकग्राउंड होता है, और इंजीनियरिंग डिजाइन, यानी कोई डिजाइन अगर हम बिल्ड कर रहे हैं तो उसको 3D मॉडल के तौर पे दिखाएंगे। 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स, ये ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स क्या होता है पहले ये पता करते हैं हम लोग कि ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स आर द बेसिक 3 डायमेंशनल शेप्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स 3D ऑब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स में अगर हम लोग को 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग को जो शेप की जरूरत पड़ेगी, 3D शेप की जरूरत पड़ेगी, उन सबको ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स कहते हैं या 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स कहते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी 3D मॉडल, यानी कि इन्हीं छोटे छोटे ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स को यूज करके हम लोग बड़े बड़े 3D मॉडल, कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बनाते हैं। जैसे कि ब्रिक यूज होता है घर बनाने में, वैसे ये ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव यूज होते हैं 3D मॉडल बनाने में। जैसे एटम यूज होता है मैटर बनाने में, जैसे लेटर यूज होता है वर्ड्स बनाने में, वैसे ही ये 3D ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स 3D ऑब्जेक्ट बनाने में। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कार मॉडल। जैसे कि अगर हम लोग अपने पीसी में या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू अपना कार मॉडल बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? जो बॉडी होगी उसको हम लोग क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे, जो व्हील्स होंगी उनको सिलेंडर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिलेंडर्स जानते क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग 2D में नहीं बना रहे, हम लोग 3D बना रहे हैं, और 3D में जो व्हील्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती है, ना कि सर्कल होती हैं। और जो हेडलाइट्स होंगी उनको स्फीयर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए ये हमारे जो क्यूब्स हुई और सिलेंडर हुआ और स्फीयर हुआ, ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स हुआ। तो हमें इन ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स की जरूरत क्या है? व्हाई वी नीड दिस ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स? To simplify modeling, to reduce complexity, to save memory, to make rendering faster, to reuse standard shapes। यानी अगर एक बार हम लोग इन ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स को बना लिए तो उसको रीयूज कर सकते हैं, बार बार हम लोग उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग उसी को बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो बेसिक ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स होते क्या हैं एक 3D मॉडल बनाने के लिए? तो सबसे पहला होता है पॉइंट। सबसे पहला जो होता है ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव वो होता है पॉइंट। अ पॉइंट रिप्रेजेंट अ सिंगल पोजीशन इन स्पेस, यानी कि एक स्पेस में कोई भी एक सिंगल पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई भी एक सिंगल पॉइंट है उसको पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PXYZ, यानी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? XYZ, यानी कि वो ये XY और Z एक्सिस में कहीं एक उसका पॉइंट का लोकेशन होगा, और इस पॉइंट के लोकेशन को हम लोग X, Y और Z में कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका कोई साइज नहीं होता है, पहली बात साइज नहीं होती इसकी कोई, इसका सिर्फ लोकेशन होता है, यानी कि इसका सिर्फ एक जगह हो सकता है कि पोजीशन वो कहां पे लोकेटेड है, और बाकी से कोई साइज नहीं होती है। ठीक है, और फिर हम लोग दूसरा देखते हैं कि आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है स्टार। स्टार एक पूरे आसमान में स्टार का एक पोजीशन हो सकता है, लेकिन उसकी साइज कोई पता नहीं कर सकता है, तो हम लोग को डॉट की तरह दिखता है एकदम। और अगर हम लोग पेन से कोई मान लीजिए डॉट बनाए तो इसका एक लोकेशन हो सकता है, इसकी कोई साइज नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको पॉइंट कहते हैं। अब लाइन क्या होता है? 3D में लाइन क्या होता है? तो लाइन इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 3D पॉइंट्स, यानी कि दो, जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम एक
मतलब कि लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करा दें तो ये एक लाइन कहलाएगी, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इनके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक P1 और एक दूसरा P2, यानी कि Px क्या क्या होते हैं, P1 और P2, ठीक है। तो P1 को क्या हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1 और P2 का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 z2, यानी कि अगर इसको हम लोग P1 माने हैं तो फिर इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1, और इसको अगर हम लोग P2 माने हैं तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 z2, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका एक लेंथ होता है, एक फिक्स्ड लेंथ होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इसका एक प्रॉपर लेंथ होगा, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, मतलब एक प्रॉपर लेंथ होगा इसका, और इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है, लाइन की कोई थिकनेस नहीं होती है, मतलब कितनी चौड़ाई होगी इसकी कोई पता नहीं हम लोग को, ये चौड़ाई इसकी 0 होती है, 0 इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं, और एज ऑफ अ टेबल का जो एज होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है 3D में, ठीक है। तो अ पॉलीगन इज अ फ्लैट क्लोज सरफेस फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 और मोर लाइंस, यानी कि अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस को अगर हम ज्वाइन कर दें, यानी कि देखिए ये अपना पॉलीगन है एक, जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, ये अपना पॉलीगन है एक, जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, और ये अपना पॉलीगन है एक, जिसको हम लोग पेंटागन बोलेंगे। तो ऐसे ही अगर कोई भी 3 या उससे ज्यादा लाइन सेगमेंट्स को मिला के अगर हम लोग कोई भी क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं तो उसको पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। सबसे सिंपलर जो होता है वो ट्रायंगल होता है, क्योंकि ये 3 लाइंस को यूज करके बनाया गया है, ठीक है। अब ट्रायंगल को हम लोग मैक्सिमम टाइम क्यों यूज करते हैं, देखिए इसका भी रीजन है, क्योंकि ट्रायंगल सिंपल होता है, क्योंकि उसका 3 ही लाइन सेगमेंट बनाना है, इसलिए वो सिंपल होता है और स्टेबल होता है, यानी कि वो किसी भी शेप में उसको ढाला जा सकता है। इजी फॉर कंप्यूटर टू रेंडर, यानी इसको बार बार मतलब कि इसको अलग अलग शेप में बनाना कंप्यूटर के लिए इजी पड़ता है, और आप कोई भी पॉलीगन हो उसको ट्रायंगल के थ्रू बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा ये मान लीजिए कि ये हमारा रेक्टेंगल था, तो इसको हम लोग 2 ट्रायंगल को मिला के भी बना सकते हैं, जैसे एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल, और ये पेंटागन को भी वैसे ही एक ऊपर ट्रायंगल और फिर ये स्क्वायर में बदल गया, अब स्क्वायर को अभी हम लोग 2 ट्रायंगल में तोड़ सकते हैं, यानी कि टोटल 3 ट्रायंगल हो गए इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रायंगल का यूज करके हम लोग कोई भी पॉलीगन बना सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, ग्लास सरफेस ऑफ विंडो और वॉल ऑफ अ रूम, ठीक है। ये टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते रहिए, और बाकी इसमें नोट्स में बहुत कुछ कंटेंट है, आप लोग को एग्जाम में लिखने में सुविधा होगी, आप लोग भी इसको देखते रहिए, आपको भी मजा आएगा और पढ़ते रहेंगे आप भी, ठीक है। कॉमन 3D सॉलिड प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से सॉलिड ऑब्जेक्ट हम लोग 2D 3D ऑब्जेक्ट यूज करते हैं एज ए प्रिमिटिव, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बनाने के लिए। एक होता है क्यूब। क्यूब तो आप जानते हैं क्यूब क्या होता है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, ईच फेस एक रेक्टेंगल होता है, और उसके 8 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। आपको बना के क्यूब तो देखे ही होंगे कि क्यूब कुछ ऐसा दिखता है, ये और ऐसे कुछ क्यूब दिखता है, ठीक है। ये भी एक ज्योमेट्रिकल प्रिमिटिव होता है कोई कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बनाने के लिए। ये क्यूब है, ऐसा ही क्यूब होता है कुछ। रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक कॉर्नर पॉइंट होता है, यानी कि ये जो इसके वर्टिसेस होते हैं ये कॉर्नर पॉइंट होते हैं, और इसकी एक लेंथ होती है, लेंथ यानी कि ये वाली लाइन, ये लेंथ हो गई, और इसका एक प्रॉपर विड्थ होता है, विड्थ यानी कि ये वाला चीज, ये विड्थ हो गई इसकी, और एक प्रॉपर इसका हाइट होता है, सॉरी मैंने लेंथ गलत बताया, लेंथ ये होता है, ये इसको लेंथ बोलते हैं, इसको विड्थ बोलते हैं, इसको विड्थ बोलते हैं, और जो हमने यहाँ पे लिखा है ये हाइट है, यानी इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है, और इसको विड्थ बोलते हैं, और इसको लेंथ बोलते हैं, और इसको विड्थ बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसके, डाइस, ब्रिक और बॉक्स, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, ऑल पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर एक सेंटर से 3D मतलब कि 3D प्लेन में एक सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन निकाल ले हम लोग, तो उसको एक स्फीयर कहेंगे। यानी कि अगर एक सर्कल को हम लोग 3D प्लेन में घुमा दें तो वो एक स्फीयर फॉर्म करता है, ठीक है। फुल्ली राउंड ऑब्जेक्ट होता है ये, ठीक है। और क्या होता है इसमें, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसकी सेंटर होती है XY, XC, YC और ZC सेंटर होती है, और रेडियस इसका R होता है, और इसको हम लोग एग्जांपल क्या है इसका, बॉल, अर्थ और ऑरेंज। सिलेंडर की बात करते हैं कि सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर का डिस्क्रिप्शन है कि 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, यानी कि सिलेंडर आप लोग जानते होंगे ऐसे 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 कुछ ऐसा होता है ऊपर से, सॉरी थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। सिलेंडर कुछ ऐसे, सिलेंडर 1-2 लाइन सेगमेंट्स, और नीचे एक सर्कुलर फेस होता है,
और ऊपर भी एक सर्कुलर फेस होता है, ठीक है, इसको सिलेंडर कहते हैं। दो सर्कुलर फेसेस होते हैं ऊपर नीचे और वन कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये जो साइड वाला एरिया होता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और इसको कैसे, इसमें एक बेस का सेंटर होता है, यानी कि वही जो सर्कल है, और वो रेडियस होता है उसका, और हाइट होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का हाइट होता है, कितना हाइट है। इसका एग्जांपल क्या है, वाटर पाइप, गैस सिलेंडर और चॉक पीस। कोन, अब कोन क्या होता है, कोन भी आप लोग देखे ही होंगे, कोन क्या होता है। कोन कुछ इस तरह का होता है। अगर हम लोग एक ट्राइंगल को 3D प्लेन में अगर मूव कराएंगे तो वो कोन का शेप लेगा। ये एक ट्राइंगल है और इसको लोग 3D प्लेन में मूव कराया है, इसलिए ये कोन बन गया है। वैसे ही एक रेक्टेंगल को अगर 3D प्लेन में घुमाया जाता है तो फिर वो एक सिलेंडर फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसमें एक पॉइंटेड टॉप होता है जो कि ये हिस्सा है, और एक सर्कुलर बेस होता है जो कि ये हिस्सा है, और बेस का एक रेडियस होगा और इसकी एक हाइट होगी। और जो ये वाला हाइट होता है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये वाला जो हाइट होता है इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका और एग्जांपल क्या है इसके, आइसक्रीम कोन और टेम्पल टॉप, ठीक है, और ट्रैफिक कोन। टोरस भी एक तरह का ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव होता है जो रिंग शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है। रिंग शेप समझते हैं ना, रिंग शेप का मतलब होता है कुछ इस तरह का। जब हम लोग कुछ ऐसे सर्कुलर 3D टाइप का बनाते हैं, यानी कि ऐसे टाइप का, अरे एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, हाँ, इस टाइप का अगर कोई शेप बनाते हैं जो कि कुछ इस तरह का होता है तो इसको टोरस बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है रिंग, टायर या डोनट, ठीक है। हम लोग देखते हैं इनके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है प्रिमिटिव्स की। इसमें हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वर्टिसेस यूज करते हैं, यानी जिनको पॉइंट्स भी कर सकते हैं, एजेस यूज करते हैं जिसको लाइन भी कर सकते हैं 2D में, और फेसेस यूज कर सकते हैं जिसको सरफेसेस भी कहते हैं। वैसे ही क्यूब को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके 8 वर्टिसेस, 12 एजेस और 6 फेसेस होते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया होगा, ये क्यूब है, इसके 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हो गए, ठीक है। और फिर क्या है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इन प्रिमिटिव्स का। तो सम शेप्स लाइक स्फीयर, सिलेंडर और कोन को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे स्फीयर का पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होता है, ये आपको याद नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी स्फीयर को हम लोग पैरामेट्रिकली थीटा और फाई एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो बस इतना याद रखना, और कुछ ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है आपको। वाई स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ये प्रिमिटिव्स क्यों जरूरी होते हैं ग्राफिकल सॉफ्टवेयर के लिए, तो फिर सीधे आंसर है कि आपका फास्ट मॉडलिंग होता है, इजी एडिटिंग होता है, लेस कंप्यूटेशन होता है, रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और मेमोरी इफिशियंट होता है, ठीक है। अब हायरार्किकल मॉडल क्या होता है इनका प्रिमिटिव्स का, देखिए हम लोग उनको इस तरह से, अगर किसी भी प्रिमिटिव्स को इस तरह से यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो किस ऑर्डर में यूज करें उसको हायरार्किकल मॉडलिंग बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी का अगर मॉडल बना रहे हैं तो फिर हेड हमारा स्फीयर होगा, बॉडी हमारा सिलेंडर होगा, हैंड्स हमारे सिलेंडर होंगे और लेग्स हमारे सिलेंडर होंगे। तो इन 3D प्रिमिटिव्स का एडवांटेज क्या है, सिंपल टू डिफाइन, इजी टू स्टोर, इजी टू ट्रांसफॉर्म, इजी टू फास्ट रेंडरिंग और रीयूजेबिलिटी, ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेज भी हैं इनके 3D प्रिमिटिव्स के, लिमिटेड शेप्स, क्योंकि बहुत कम ही शेप्स अवेलेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स और नॉट ऑलवेज रियलिस्टिक अलोन। मतलब अगर इनको अकेले रख देंगे आप किसी 3D प्रिमिटिव को तो रियलिस्टिक नहीं लगेंगे जब तक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के साथ इनको न रखा जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो 3D ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज द मेथड यूज्ड टू डिस्क्राइब और स्टोर 3D ऑब्जेक्ट इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर में कैसे डिस्प्ले करा जाए, कैसे रखा जाएगा। तो इसके सो दैट इट कैन बी डिस्प्लेड, ट्रांसफॉर्म, रोटेटेड, शेडेड एंड एनिमेटेड, ये सब पर्पस के लिए हम लोग 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी को हम लोग स्केलेटन, स्किन और फ्लेश के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें स्केलेटन हमारा स्ट्रक्चर होता है, वो सब तो आप समझ ही जाएंगे। आप भी मेरे साथ बस पढ़ते चलिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। 3D ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वायर फ्रेम, सरफेस एंड सॉलिड। ये 3 टाइप्स के 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, 3 मेथड होता है मान के चलिए। तो हमारे जो तीनों टाइप के 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है तो वो है वायर फ्रेम और सरफेस और सॉलिड। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इन वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन द 3D ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय यूजिंग लाइंस और एजेस, जिसमें हम लोग सिर्फ लाइन और एजेस का यूज करते हैं। ओनली वर्टिसेस एंड एजेस आर स्टोर्ड, यानी कि लाइंस के लिए हम लोग वर्टिसेस और एजेस को स्टोर करते हैं। फेसेस को
हम लोग इंक्लूड नहीं करते वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। लाइक आयरन फ्रेम ऑफ अ बिल्डिंग बिफोर वॉल्स आर बिल्ड, लाइक स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट स्किन। अगर जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर पहले स्केलेटन बनाते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर बिल्डिंग्स के मतलब बिल्डिंग्स के लिए कंक्रीट और ब्रिक का यूज करते हैं, उसी तरह से हम लोग वायर फ्रेम वाले में पहले हम लोग लाइंस और एजेस का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक स्केलेटन टाइप का बनाएंगे। हाउ इट इज स्टोर्ड, इसमें हम लोग दो लिस्ट का यूज करते हैं, लिस्ट ऑफ वर्टिसेस और लिस्ट ऑफ एजेस। तो क्यूब वायर फ्रेम आपको पता ही है कि क्या होता है। क्यूब वायर फ्रेम कैसे बनेगा, वो वैसे ही बनेगा, बस उसमें 12 क्यूब जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, बस उसमें फील्ड नहीं होगा, वो बस आयरन का बना हुआ फ्रेम होगा जिसमें 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होंगे। इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत लेस मेमोरी रिक्वायर करता है और फास्ट टू डिस्प्ले होता है, इजी टू एडिट होता है, गुड फॉर डिजाइन स्टेज होता है, यानी कि डिजाइनिंग आपको करनी है कैसा दिखेगा, तो उसके लिए आपको यही बढ़िया है, आपको ग्राफिक्स में बनाना ही जरूरत होती है इसकी 3D मॉडल को। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको देख के आप रियलिस्टिक नहीं फील ले सकते हैं, और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो 3D शेप्स बनाने हमको वो कैसे दिखेंगे नहीं पता सकते हैं। हिडन लाइंस विजिबल होती हैं आपको जब ये आप वायर फ्रेम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, और इसमें आप अंदर का क्या हिस्सा है क्या बाहर का हिस्सा बता ही नहीं सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि सरफेस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ये भी एक टाइप का 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इन सरफेस रिप्रेजेंटेशन 3D ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय सरफेसेस, यानी इसमें सिर्फ हम लोग फेसेस का यूज करते हैं। ओनली आउटर सरफेस आर स्टोर्ड, यानी कि बाहर के हिस्से को बस स्टोर करेंगे। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इनसाइड वॉल्यूम, यानी कि अंदर का फेस का क्या है, कहां है, कौन है, नहीं पता चलता हम लोग को। जैसे कि हम लोग स्केलेटन को अगर हम लोग क्लॉथ और प्लास्टिक शीट में अगर कवर कर दें, मतलब कि तो फिर हम लोग को जो हिस्सा दिखेगा बाहर से, तो फिर वो जो हिस्सा होगा उसको कहेंगे हम लोग सरफेस रिप्रेजेंटेशन में। इसके भी टाइप्स होते हैं, पॉलीगन मेश रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि सरफेस डिवाइडेड इनटू स्मॉल पॉलीगन्स, यानी कि सरफेस को भी हम लोग स्मॉल पॉलीगन्स में डिवाइड कर देंगे और फिर उन पॉलीगन का वर्टिसेस, एजेस और नॉर्मल वेक्टर स्टोर करेंगे। और दूसरा इसका टाइप होता है कर्व सरफेस रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग स्फीयर को, सिलेंडर को और कार बॉडी बॉटल जैसी चीजों को रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं। और इसका मेथड होता है बीजियर सरफेस और बी स्प्लिन सरफेस, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको कैसे स्टोर करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग सरफेस पैचेस की, और सभी पैचेस में बाउंड्री एजेस और वर्टिसेस के डिटेल होते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, लुक्स मोर रियलिस्टिक, हिडन सरफेस रिमूवल इज पॉसिबल, और शेडिंग एंड लाइटिंग कैन बी अप्लाइड, लेस मेमोरी देन सॉलिड मॉडल, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, इनसाइड प्रॉपर्टीज आर नॉट अवेलेबल, यानी कि अंदर की प्रॉपर्टी के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं होता है। कैन नॉट कंप्यूट वॉल्यूम और मास, क्योंकि आपको अंदर के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आप वॉल्यूम और मास का कुछ जज ही नहीं कर सकते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स देन वायर फ्रेमवर्क, ठीक है। अब सॉलिड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये तीसरा 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन का मॉडल। तो इन सॉलिड रिप्रेजेंटेशन द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज अ कंप्लीट सॉलिड, इसमें कंप्लीट सॉलिड होता है, इसमें इनसाइड, आउटसाइड, वॉल्यूम, मास सब पता होता है हम लोग को। जैसे कि कोई ईट हो, रियल ईट, ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या होती है, नोज विच पार्ट इज इनसाइड, हम लोग अंदर के हिस्से को पता कर सकते हैं, बाहर के हिस्से को पता कर सकते हैं, और एकदम रियलिस्टिक मॉडल लगता है, ठीक है। इसके भी टाइप्स होते हैं, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हम लोग फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के थ्रू यूज रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर वो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन होता है। और लेकिन इसमें कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन भी होती है कि कौन सा फेज किससे कनेक्टेड है, कौन सा एजेस किससे कनेक्टेड है, कौन सा वर्टिसेस किस फेजेस में इंक्लूडेड है, ये सब इंफॉर्मेशन होती है। तो हम लोग इसमें स्टोर क्या करते हैं, कौन सा फेस किस एज से कनेक्टेड है और कौन सा एज किस वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ये बात हम लोग स्टोर करते हैं। इससे हम लोग को सारी कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि एक क्यूब में 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं, और उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, यानी कौन सा एज किस वर्टिसेस से कनेक्टेड है और कौन सा फेस किस फेज एज से कनेक्टेड है, इसकी भी डेटा हमारे पास होती है। और दूसरा इसका टाइप होता है कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री। कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री क्या होता है, इसमें हम लोग सिंपल प्रिमिटिव्स को यूज करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग हमारा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। जैसे कि इसमें हम लोग यूज करते हैं यूनियन ऑपरेशन को, इंटरसेक्शन ऑपरेशन को और डिफरेंस ऑपरेशन को। जैसे कि कट, ज्वाइन, रिमूव शेप फ्रॉम अ क्ले, जैसे कि एक क्ले में हम लोग प्रिमिटिव ज्योमेट्री बना लिए और फिर उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बनाने में यूज करते हैं क्ले के थ्रू। तो वैसे ही हम लोग इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी यूज करते हैं ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स को 3D मॉडल डिजाइन करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल क्या इसका, कि अगर एक बकेट शेप बनाना है तो हम लोग पहले एक सिलेंडर लेंगे, उसमें से स्मॉल सर्कल जो स्मॉल सर्कल है अंदर का उसको हटा देंगे तो हमारा सिलेंडर बन जाएगा।
SCSG ट्री, इसको देखिए ये इंपॉर्टेंट है नहीं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपैरिजन है वायर फ्रेम, सरफेस और सॉलिड का, इसको जरूर पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में प्रोवाइडेड है। ये सब देखिए, ये सब शॉर्ट में है, आप शॉर्ट में भी ये सब पढ़ सकते हैं कि वायर फ्रेम, सरफेस, सॉलिड का एप्लीकेशन कहाँ होता है, और वायर फ्रेम, सरफेस और सॉलिड को अगर वन लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे। अब 3D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम लोग। 3D ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन, साइज, ओरिएंटेशन और शेप ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। देखिए ये बिल्कुल 2D की तरह ही है, जैसे सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, वैसे ही ये 3D भी है, बस आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा। जैसे कि हम लोग उसमें करते थे ट्रांसलेशन, एक ऑब्जेक्ट उठाए कहीं और रखते थे, वैसे यहाँ पे भी अगर हम लोग एक चेयर को उठा के कहीं रख रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट उठा के 3D प्लेन में कहीं रख रहे हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह, तो उसको ट्रांसलेशन कहेंगे। अगर हम लोग 3D ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा चाहे छोटा कर रहे हैं तो उसको स्केलिंग कहेंगे। अगर रोटेट कर रहे हैं किसी 3D ऑब्जेक्ट को तो रोटेशन कहेंगे, और उसका मिरर इमेज अगर फाइंड कर रहे हैं तो फिर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और शेयरिंग नहीं होता है कि उसको आप अगर सेकंड चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर वो टेढ़ा हो जाता है ऑब्जेक्ट आपका अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने पे, तो उसको शेयरिंग कहेंगे। हम लोग 3D ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्या है, हम लोग को ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है, रोटेट कराना है, रिसाइज करना है, एनिमेट करना है, और व्यू पॉइंट चेंज करने के लिए हम लोग को 3D ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स आप जानते ही हैं कि क्या कहते हैं, टू अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी नीड 3D जब 3D प्लेन की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को 4x4 की मैट्रिक्स चाहिए होगी, और वैसे ही हम लोग 2D प्लेन की जब बात करते थे तो 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए होती थी। तो 3D पॉइंट जो होता है XYZ होता है, इसीलिए हम लोग उसको 4x4 की मैट्रिक्स बनाने के 4x1 की मैट्रिक्स बनाने के लिए 3XYZ, 1 लिखते हैं, ताकि ये 4x4 मैट्रिक्स से एक आसानी से मल्टीप्लाई हो सके। ट्रांसलेशन को हम लोग 3D, ये सब आपको पता ही होगा 4x4 की मैट्रिक्स की जरूरत है, क्योंकि ट्रांसलेशन को हम लोग 3x3 मैट्रिक्स से नहीं दिखा सकते हैं, और सभी ट्रांसफॉर्मेशन को बराबर करने के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन को दिखा नहीं सकते हैं, बाकी सबको दिखा सकते हैं, लेकिन सबको हम लोग को एक ही मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम लोग 4x4 की मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख दें बिना उसका साइज और शेप चेंज किए, तो उसको ट्रांसलेशन कहेंगे। जैसे कि एक टेबल को अपने एक रूम के एक कोने से उठा के दूसरे कोने रख रहे हैं, तो उसको ट्रांसलेशन कहेंगे। तो उसमें देखिए यही है, ये एकदम 2D की तरह की, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उसमें tx, ty, tz को प्लस कर देंगे, यानी कि जो ट्रांसलेशन फैक्टर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर होता है, उसको प्लस कर देंगे, और मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से लिख देंगे, तो आपका, और इसमें फिर x, y, z की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टूडियो में बताया था कि ये कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होता है, और यहाँ पे x, y और z और 1, इन चारों को ऐसे रख के और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कि जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो कितनी हो, कैसी होगी। ठीक है, ऐसे ट्रांसलेशन होता है। वैसे ही सेम स्केलिंग होता है। स्केलिंग में साइज को बड़ा या छोटा करते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म स्केलिंग तब होती है जब तीनों डायरेक्शन में से बराबर मतलब कि स्केलिंग फैक्टर हो, और अगर नॉन यूनिफॉर्म यानी कि कोई भी मतलब तीनों स्केलिंग फैक्टर में से कोई भी अनइक्वल अगर हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग करेंगे। एग्जांपल इसका जूम, अगर हम लोग अपने मोबाइल में जूम इन या जूम आउट करते हैं तो वो स्केलिंग होती है। इसके फॉर्मूले कुछ इस तरह से हैं, जैसे 2D में थे वैसे ही है, सेम टू सेम वैसे ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन यानी किसी एक्सिस के अबाउट हम लोग को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 3D मॉडल को रोटेट करना है। जैसे हम लोग 3D सीलिंग फैन रोटेट होता है, ग्लोब रोटेट होता है, तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो हमारा कुछ इस तरह का होगा मैट्रिक्स, और अगर हम लोग y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो हमारा इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा, और हमारा z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होगा। और हम लोग इसमें अपना वो जैसे हम बताए थे कि अपना x y z की वैल्यू जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है उनको अगर ऐसे लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स को, तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। आप इसको फॉर्मूले बहुत आसान है, इन सब फॉर्मूलों को याद करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, रिफ्लेक्शन सेम, मिरर इमेज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग अगर अपना इमेज मिरर में देख रहे हैं तो हमारा मिरर इमेज फॉर्म होता है, उसी तरह हम लोग एक 3D मॉडल का मिरर इमेज निकालते हैं। तो अगर एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो z का कोऑर्डिनेट है वो बस नेगेटिव हो जाएगा, बाकी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। शियरिंग मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है किसी के ऊपर तो वो एक तरफ से टेढ़ा हो जाता है, उसी को शियरिंग बोलते हैं। जैसे कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा आप नाम सुने होंगे, तो उसमें जो लीनिंग टावर है वो स्लैंटेड है, इसलिए उसको शियर कहते हैं। और इसका भी एकदम सेम वैसे ही फॉर्मूला जैसे 2D में था, यस सर। ठीक है,
कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन एकदम 2D की तरह की, अगर एक से ज्यादा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो उसको कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और उसका रूल वही है कि जिस ऑर्डर में आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं उसके अपोजिट ऑर्डर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बिल्कुल मैटर करेगा क्योंकि वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग रोटेशन करते हैं आर्बिट्ररी एक्सिस के अबाउट, ये देखिए उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना हो तो नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट ये भी अवेलेबल है, नोट्स में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के एडवांटेज क्या है, सभी ट्रांसफॉर्मेशन एक ही मेथड से हो सकते हैं, ये एडवांटेज है। सबको कंबाइन करना इजी है, कंप्यूटेशन फास्ट है, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन आसान होता है। ठीक है, अब 3D व्यूइंग पढ़ते हैं कि 3D व्यूइंग क्या होता है। 3D व्यूइंग डिफिनेशन इसका पढ़ लेते हैं। 3D व्यूइंग इज the process of converting three dimensional scene into two dimensional image that can be displayed on screen। अगर हम लोग किसी 3 डायमेंशनल मॉडल को, किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अपने 2D स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो उसको जो कन्वर्ट करते हैं हम लोग, जो कन्वर्जन करते हैं उस प्रोसेस को 3D व्यूइंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक फोटो ले रहे हैं अपने मोबाइल कैमरा पे, क्योंकि रियल वर्ल्ड तो एक 3D है, लेकिन हम लोग को अपने मोबाइल में वो 2D में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम लोग कहेंगे 3D व्यूइंग, जिसको हम लोग रियल वर्ल्ड को अपने मोबाइल फोन में 2D में देख रहे हैं। 3D व्यूइंग की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड 3D व्यूइंग? तो कंप्यूटर स्क्रीन 2D होती है, रियल ऑब्जेक्ट्स 3D होते हैं, इसलिए हम लोग को 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, इन्हीं को कैमरा सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड टू द कैमरा। इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड ओरिजिन वी डिस्क्राइब देम फ्रॉम व्यूअर्स ओरिजिन। यानी कि एज अ व्यूअर के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसको हम लोग व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे लेफ्ट राइट डिपेंड्स ऑन आवर पोजीशन, और फ्रंट बैक भी डिपेंड करता है हमारी पोजीशन के ऊपर। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आई कैमरा पोजीशन, लुक एट पॉइंट, यानी कहां हम लोग देख रहे हैं पहले बात ये डिपेंड करता है, कैमरा कहां रखा हुआ है ये डिपेंड करता है, और ऊपर की कौन सी डायरेक्शन है वो भी डिपेंड करती है, यानी अप डायरेक्शन। अब व्यू विंडो या व्यू वॉल्यूम क्या होता है, व्यू विंडो यानी कि अ रेक्टेंगुलर एरिया इन 3D स्पेस व्हिच वी वांट टू सी, यानी कि जो एरिया को हम लोग देखना चाहते हैं, जो रियल वर्ल्ड का एरिया है जिसको हम लोग देखना चाहते हैं, उसको हम लोग व्यू विंडो कहेंगे। और व्यू वॉल्यूम क्या होता है, अ 3D रीजन दैट कंटेन्स ऑल विजिबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जहां पे हम लोग देख रहे हैं और जहां पे हम लोग को सारी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उसको हम लोग व्यू वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, जैसे कि व्यू विंडो का एग्जांपल क्या है, कैमरा फ्रेम। ठीक है, जहां जो रेक्टेंगुलर एरिया जिसपे हम लोग अपने सारे के सारे ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, यानी कि हम लोग कैमरा के फ्रेम में अपना सारे ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं। और ये व्यू वॉल्यूम क्या है कि वो रीजन जहां पे हम लोग अपना सारे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जिसमें होना चाहिए, यानी कि बॉक्स या फ्रस्टम। ठीक है, ये सब पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। 3D व्यूइंग पाइपलाइन, देखिए इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है 3D व्यूइंग पाइपलाइन के। ठीक है, तो पहला है मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अपने जो 3D रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना कि किसका हमको मॉडल बनाना है, फिर उनका व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उनके कोऑर्डिनेट्स, रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को अपने व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना, फिर प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम लोग को अपने विंडो, अपने जो स्क्रीन साइज है उसके हिसाब से उस 3D ऑब्जेक्ट के व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स को अपने 2D ऑब्जेक्ट के 2D प्लेन के कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना। और फिर क्लिपिंग, यानी कि जो अननेसेसरी पार्ट है जो कि उस विंडो स्क्रीन के बाहर जा रहा है उसको क्लिप करना। और फिर व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि फाइनल इमेज जो हम लोग को मिली उसको स्क्रीन पे दिखाना। इसको हम लोग इस बात से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग को सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक रूम में सेटल करना है तो फिर हम लोग क्या करना होगा, पहले कैमरा प्लेस करेंगे, फिर फोटो लेंगे और फिर उन सारे अनवांटेड पार्ट्स को हटा देंगे जो कि कहते हैं जो गलत जगह पे हैं और जो कि मतलब उस कैमरा स्क्रीन से बाहर हैं, और फिर उसको हम लोग अपने मोबाइल पे दिखा देंगे तो हमारे पूरे रूम का आपका व्यू आ जाएगा। ठीक है, और पैरेलल और पर्सपेक्टिव व्यूइंग क्या होता है, पैरेलल व्यूइंग मतलब प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल, साइज डज नॉट चेंज विद डिस्टेंस, यानी कि आपका जो प्रोजेक्टर पैरेलल में रखा रहता है तो उसको हम लोग जब हम कोई भी हम लोग स्क्रीन देख रहे हैं और उसके पैरेलल में खड़े होकर हम लोग देखते हैं, मतलब हम लोग का व्यूइंग पोजीशन जो होता है वो पैरेलल में होता है, तो उसको हम लोग पैरेलल व्यूइंग करते हैं। इसमें साइज डज नॉट चेंज विद डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस अगर हम लोग चेंज करेंगे तो साइज नहीं बदलेगी, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती है, कैड डिजाइंस होती हैं, अगर हम लोग पैरेलल में खड़ा होकर देख रहे हैं तो। और पर्सपेक्टिव व्यूइंग क्या होता है कि प्रोजेक्टर्स मीट एट आई पॉइंट, यानी कि हमारे जो आई पॉइंट का इंक्लाइनेशन एंगल है अगर उस पर डिपेंड करता है आपका जो ऑब्जेक्ट हम लोग दिखाया जाता है उसका साइज, तो फिर उसको कहेंगे पर्सपेक्टिव व्यूइंग। फार ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर, नियर ऑब्जेक्ट लुक बिगर। इससे एग्जांपल
है गेम, मूवीज और रियलिस्टिक ग्राफिक्स। ठीक है, अब प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्शन क्या होता है? इसके क्वेश्चन हर साल लगभग 7 नंबर में आते ही है। प्रोजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D इमेज बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रोजेक्शन प्लेन। यानी कि अगर हम लोग को 3D ऑब्जेक्ट जिसका हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाल चुके हैं अपने व्यूइंग प्लेन में, तो फिर उसका हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन, विंडोज स्क्रीन पे 2D प्लेन में कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। उस 2D प्लेन में अपने 3D ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना, उसको प्रोजेक्शन कहेंगे हम लोग। जैसे कि शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल, फोटो क्लिक्ड बाय कैमरा, रिफ्लेक्शन इन मिरर, ऑल आर प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन की जरूरत क्या है हम लोग को? ठीक है, क्योंकि स्क्रीन 2D होती है और हमारा जो ऑब्जेक्ट हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो 3D होता है, इसलिए हम लोग को प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन में क्या क्या एलिमेंट यूज होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्ट यूज होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग को 3D में दिखाना है। फिर प्रोजेक्टर यूज होता है जिसमें कि जिसके थ्रू हम लोग दिखाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। और प्रोजेक्शन प्लेन यानी कि जो स्क्रीन जिसके ऊपर हम लोग अपने 3D ऑब्जेक्ट को 2D में दिखाना चाहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है प्रोजेक्शन का? प्रोजेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है? पैरेलल प्रोजेक्शन, ऑल प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। मतलब कि देखिए, आप मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, और आप यहां से देख रहे हैं, ठीक है, आप यहां से देख रहे हैं, तो आपकी जो लाइट रेज है वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे, और यहां से भी ऐसे जा रही है और ऐसे दूर ही जा रही है। तो ये क्या है कि ये पैरेलल प्रोजेक्शन है। यानी कि प्रोजेक्शन, ये जो हमारी जो रेज है, जो हमारे लाइट रेज जा रही हैं, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ऐसे आगे जाके मीट नहीं कर जाएंगी, ये नहीं होगा, इसीलिए इसको पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, और पैरेलल प्रोजेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या होती है? नो साइज चेंज विद डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस रिमेन्स पैरेलल, वेरी लेस रियलिस्टिक, इरियलिस्टिक कम होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट इज पॉसिबल, यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है? एग्जांपल क्या है इसके? इंजीनियरिंग ड्राइंग और बिल्डिंग ब्लूप्रिंट। और पैरेलल प्रोजेक्शन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी कि प्रोजेक्टर को अगर हम लोग परपेंडिकुलर रख देते हैं प्रोजेक्शन प्लेन के, तो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। इसमें एग्जैक्ट शेप और साइज को पता कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, इसी इंजीनियरिंग डिजाइन इन्हीं को यूज करके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को यूज करके बनाई जाती है। और इसमें 3 तरह के व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि हम लोग क्यूब ही बनाते हैं, सबसे पहले जल्दी से क्यूब बनाते हैं। तो क्यूब, अगर मान लीजिए कि ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब ऐसे बन गया, तो ये ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो ये टॉप व्यू हो गया। अगर हम लोग ऐसे साइड से देखेंगे तो ये साइड व्यू हो गया। और एक क्या होता है? फ्रंट व्यू, यानी कि अगर हम लोग इसे सामने से देखते हैं तो इसको फ्रंट व्यू कहते हैं। ठीक है, और इसको कहां यूज करते हैं? मशीन ड्राइंग और हाउस प्लान में। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन होता है जिसमें कि जो आपका प्रोजेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर नहीं रखा रहता है प्लेन के। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है? इसमें जो इसके फीचर्स होते हैं, देखिए, फ्रंट फेस शोन एग्जैक्ट, यानी कि ये जो फ्रंट फेस होगा ये तो अच्छे से दिखेगा, और लेकिन डेप्थ तो शोन एट एंगल, यानी कि ये जो बाकी एरिया होगा ये कुछ इंक्लाइंड लगेगा हम लोग को, यानी कि ऐसा लगेगा कि ये अंदर की तरफ एक पॉइंट पे मर्ज कर रहा है। ठीक है, और क्या होता है? इसके जो वो होते हैं टाइप्स होते हैं, कैविलियर प्रोजेक्शन और कैबिनेट प्रोजेक्शन। इसके डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑल प्रोजेक्टर्स मीट एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि जितने भी आपकी लाइंस थे, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, और ये आपका आई पीस है, ठीक है, और यहां से जो लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये लाइट रेज जाके कहीं तो फिर ऐसे गई और फिर ऐसे गई और फिर ये यहीं आगे जाके कहीं मीट कर जाएंगी। और अगर इस तरह कंडीशन फॉर्म होता है तो फिर इसको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑल प्रोजेक्टर्स मीट एट अ सिंगल पॉइंट, यानी कि एक जगह पे कहीं जाके मीट करती हैं और उसको सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, इसी को सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे। ठीक है, और नियर ऑब्जेक्ट लुक बिगर, पास के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो बड़े दिखेंगे और दूर के जो ऑब्जेक्ट होंगे स्मॉल दिखेंगे। और पैरेलल लाइंस एक जगह पे वैनिशिंग पॉइंट पे मीट करेंगी। और देखिए इसी को ये जो आपकी लाइंस है, मान लीजिए कि ये ऐसे लाइन गई हुई है, ऐसे गई और फिर इधर से ये लाइन ऐसे गई और यहाँ पे जो मिल गई है इसी को वैनिशिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक
ठीक है, इससे रियलिस्टिक इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जांपल है रेलवे ट्रैक, रोड लुक्स नैरो फार अवे और कैमरा फोटोग्राफ। जैसे कि आप वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है कि एक ही वैनिशिंग पॉइंट होता है, यानी कि आपको लगेगा कि एक ही जगह पे खत्म हो रही है इमेज, और यूज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट फेस इज पैरेलल टू स्क्रीन। ठीक है, और टू पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप रोड के बीचों बीच खड़े हैं तो आपको रोड दो साइड से खत्म होते हुए दिखेगी, तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। और फिर वैसे ही 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है कि अगर आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हैं तो वो बिल्डिंग आपको टॉप से भी खत्म होते एक जगह पे दिखेगी, वैनिश होते दिखेगी, एक तरफ लेफ्ट से भी वैनिश होते दिखेगी और राइट से भी वैनिश होते दिखेगी, तो उसको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। जैसे कि टॉल बिल्डिंग्स लिखा है ना, और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का कॉर्नर व्यू लिखा है, सब अपना पार्ट पढ़ सकते हैं। और पैरेलल और पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है? पैरेलल प्रोजेक्शन के एडवांटेज क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट, सिंपल कंप्यूटेशन, नो डिस्टॉर्शन। और डिसएडवांटेज क्या है? नॉट रियलिस्टिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और नो डेप्थ फीलिंग। और पर्सपेक्टिव के क्या एडवांटेजेस है? रियलिस्टिक व्यू, डेप्थ फीलिंग और यूज्ड इन एनिमेशंस एंड गेम्स। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन और मेजरमेंट नॉट एक्यूरेट। जल्दी से हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का, 3D क्लिपिंग। 3D क्लिपिंग क्या होता है? क्लिपिंग क्या होता है? सबसे पहले क्लिपिंग सेकंड चैप्टर में आप पढ़े हैं। क्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट लाई आउटसाइड द व्यूइंग एरिया एंड कीपिंग ओनली द विजिबल पोर्शन। ठीक है, अगर आप एक फोटो लेते हैं अपने मोबाइल में तो हम लोगों को सिर्फ वही चीजें दिखाई देती हैं जो उस फ्रेम में आई रहती हैं, बाकी सारे पोर्शन रियल वर्ल्ड के हट जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्लिपिंग कहते हैं। क्लिपिंग की जरूरत क्या है? टू रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स, इंक्रीज स्पीड ऑफ रेंडरिंग, कंप्यूटेशन इज टाइम एंड टू अवॉइड इनविजिबल पार्ट्स, टू इंप्रूव परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए भी यूज होता है क्लिपिंग का। अब 2D क्लिपिंग और 3D क्लिपिंग में क्या डिफरेंस है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ये शायद पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप पढ़ सकते हैं आप इंटर नॉलेज के लिए। अब क्लिपिंग वॉल्यूम क्या होता है? इट इज 3D रीजन दैट डिफाइंस व्हाट इज विजिबल only objects inside the volume are displayed। देखिए वो वॉल्यूम जो हम लोग को विजिबल हो सकता है उसको क्लिपिंग वॉल्यूम कहते हैं, यानी कि जितना हम लोग को हिस्सा अपने स्क्रीन के अंदर दिखेगा उसको क्लिपिंग वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, क्लिपिंग वॉल्यूम की शेप कौन से होते हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स, जैसे हमारा की स्क्रीन है तो हमारे स्क्रीन को भी आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बोल सकते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए कि किसी पर्दे पे प्रोजेक्टर के थ्रू कोई इमेज देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसको भी रेक्टेंगुलर बॉक्स क्लिपिंग वॉल्यूम बोल सकते हैं। इसकी बाउंड्रीज क्या होती है? लेफ्ट बाउंड्री होती है, राइट बाउंड्री होती है, टॉप बाउंड्री होती है, नियर प्लेन होता है, फार प्लेन होता है, बॉटम बाउंड्री होती है। ठीक है, और इसके टाइप्स क्या होते हैं 3D क्लिपिंग के? जैसे कि 2D क्लिपिंग में था पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग और पॉलीगन क्लिपिंग, यानी कि जो भी पॉइंट अगर उस प्लेन के बाहर, उस क्लिपिंग विंडो के बाहर मिल रहा है तो उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। और कोई भी अगर लाइन अगर पूरी तरह से अंदर है तो रखना है, पूरी तरह से बाहर है तो हटाना है, और अगर आधा अंदर आधा बाहर है तो जो हिस्सा बाहर है उसको हटाना है और जो हिस्सा अंदर है उसको रहने देना है। और पॉलीगन में भी सेम वही प्रिंसिपल है, लाइन वाला ही, कि अगर पूरी तरह से अंदर है तो रखना है और पूरी तरह से बाहर है तो हटाना है, और अगर आधा अंदर आधा बाहर है तो फिर उसको क्लिक करके जो आधा अंदर हिस्सा है वो एक नया पॉलीगन का फॉर्मेशन करेगा और उसको रखना होगा हम लोग को। वॉल्यूम क्लिपिंग क्या होता है? तो वॉल्यूम क्लिपिंग होता है 3D सॉलिड्स को क्लिप करने के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया और लेकिन वो आधा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बाहर जा रहा है हमारे विंडो की, तो उसको क्लिप कर देंगे तो उसको वॉल्यूम क्लिपिंग कहेंगे। पार्ट्स ऑफ सॉलिड आउटसाइड द व्यू वॉल्यूम इज रिमूव्ड। ठीक है, 3D क्लिपिंग प्रोसेस क्या होता है? टेस्ट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट 6 planes ऑफ व्यू वॉल्यूम, इफ और इनसाइड ऑल keep it, if outside any clip or remove, generate new vertices where object cuts boundary, display only visible part। ठीक है, inside outside टेस्ट भी होता है कि अगर x mean is less than equal to, ये सब आप पढ़ सकते हैं, मैथमेटिकली है, ये सब एग्जाम में लिखने के लिए आपके काम आएगा। और रिलेशन क्या है व्यूइंग पाइपलाइन का? व्यूइंग पाइपलाइन से इसका क्लिपिंग का रिलेशन क्या है? क्लिपिंग इज डन आफ्टर प्रोजेक्शन एंड बिफोर व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन सो दैट ओनली यूजफुल पार्ट्स गोज टू स्क्रीन। क्लिपिंग को हम लोग व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी व्यूइंग पाइपलाइन के बाद काम करते हैं, और क्लिपिंग क्योंकि ताकि हमको वही सिर्फ एकदम आखिर में क्लिपिंग किया जाता है ताकि हम लोग को सिर्फ वही पार्ट दिखे जो हमारे विंडो स्क्रीन के अंदर आ रहे हैं। एडवांटेजेस क्या 3D क्लिपिंग के? फास्ट रेंडरिंग, लेस मेमोरी यूज, रिमूव यूजलेस ड्राइंग और इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, ये 4 इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये दैट्स ऑल, यही हमारे इस 3rd चैप्टर में इतना ही बड़ा टॉपिक चैप्टर था, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। ये टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप लोग इसका नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं। जहां कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइडेड है ताकि आप 7 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकें
और सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सारे फॉर्मूले दिए गए हैं और आपको बताया गया कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ठीक है, मेरी तरफ से दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर एंड थैंक यू वेरी मच।